हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजी व्यापम में होने वाले छात्रावास अधीक्षक भर्ती, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीजी टेट 2024 की परीक्षा 23 जून 2024 को हुआ था। इसके बाद दोस्तों धमतरी जिले के महर्षि वेदव्यास महाविद्यालय में कुछ अभ्यर्थियों को देरी से ओएमआर सीट मिला था। और दोस्तों आपको बता दें 20 जुलाई को दोबारा उनकी एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो पर पूरा आंसर देखने वाले हैं दोस्तों। तो आगामी परीक्षा के लिए यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पार्ट नंबर 1 है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पूछा गया प्रश्न है कि रास के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 अवस्थाएं। रास ने विकास की 4 अवस्थाएं बताएं। दोस्तों रास के अनुसार बाल विकास के 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। पहला है शैशवावस्था। इस अवस्था का समय जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माना गया है। दूसरा है बाल्यावस्था। यह अवस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। तीसरा है किशोरावस्था। इस अवस्था का समय 12 वर्ष से 18 वर्ष तक माना जाता है। और चौथा है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था का समय 18 वर्ष के बाद को पूरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं सीसीई के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, योजना निर्माण करना, फिर क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन करना, मूल्यांकन के बाद रिजल्ट सही नहीं आने पर पुनः निर्धारण करना और फिर प्रतिक्रिया देना। तो इस ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव होता है वही उसका वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? दोस्तों इसका सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर सी, पीटरसन इसका सही जवाब होने वाला है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव होता है वही उसका वंशानुक्रम है। यह कथन पीटरसन के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, पीटरसन का फुल नेम है देखिए H.A. पीटरसन के अनुसार वंशानुक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों के जो कुछ गुण प्राप्त करता है वही वंशानुक्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कारक बाल विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है आनुवंशिकी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक संदर्भ, पालन पोषण शैली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार के जो कारक है वो बाल विकास को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि व्यक्तिगत अंतर लोगों की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहार में विविधताओं को प्रदर्शित करता है। ये मुख्य अंतर मुख्य रूप से आनुवंशिक कारकों के कारण होते हैं और ये काफी हद तक अपरिवर्तनीय होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा जा रहा है कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन का सही व्याख्या है। दूसरा क्या है, कथन ए और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। एक बार पुनः पढ़ लीजिए इसको। देखिए बोल रहा है कि व्यक्तिगत अंतर लोगों की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहार में विविधताओं को संदर्भित करता है। कारण है कि ये अंतर मुख्य रूप से आनुवंशिक कारकों के कारण होते हैं और ये काफी हद तक अपरिवर्तनीय होते हैं। तो देखिए अपरिवर्तनित नहीं होते, परिवर्तन होते रहते हैं इसमें, क्योंकि व्यक्तिगत लोगों में विशेषताओं, क्षमताओं, ये व्यवहार ये परिवर्तनीय है दोस्तों, ठीक है। तो इसका व्याख्या सही नहीं है। कारण तो सही है कि व्यक्तिगत अंतर में लोगों की विशेषताओं को संदर्भित करता है, लेकिन कथन जो है
कथन सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि का बालक माना जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच बुद्धि लब्धि वाले सीमा वाले बच्चों को समान बुद्धि माना जाता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गार्डन की मूल बहुबुद्धि है। मूल बहुबुद्धि है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है अस्तित्व संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, या फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है केवल ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल ए सी डी, या फिर दिया है केवल ए बी डी। तो देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि गार्डन की मूल बहुबुद्धि कौन कौन सी। तो दोस्तों देखिए, हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव किया और उन्होंने इसमें 8 प्रकार की बुद्धि शामिल है, जिसमें है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, शारीरिक गतिविधि बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो आपने देखा दोस्तों, इसमें अस्तित्व बुद्धि, अस्तित्व संबंधी बुद्धि नहीं है, बाकी सभी बुद्धि है। तो ए जिसमें नहीं होगा वही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अस्तित्व संबंधी बुद्धि को उन्होंने अपने 8 प्रकार की मूल बहुबुद्धि में नहीं लिया है, बाकी सभी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि और प्राकृतिक वाली बुद्धि को लिया है। इस प्रकार से बी सी डी इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीखने का पठार कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है सीखने का पठार कहलाती है। आपको याद रखना है, सीखने का पठार कहलाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार का विकास नहीं हो तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, आमतौर पर होने वाले अनुमानित उम्र के साथ भाषा के विकास के चरण का मिलान करें। तो देखिए कूकना, ये बच्चों संबंधित है। कूकना, बड़बड़ाना, एक शब्द चरण, 2 शब्द चरण। देखिए कूकना जो है दोस्तों, कूकना 1 से 1 माह शुरू हो जाता है, यानी जन्म से ही बच्चे कूकना शुरू करते हैं, किलकिलाना शुरू करते हैं, फिर बड़बड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो 5 से 8 माह के बाद बच्चे बड़बड़ाने लगते हैं, ठीक है। एक शब्द चरण, यानी जैसे ही बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, 1 साल या 6 महीना से ऊपर हो जाता है, एक शब्द चरण हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक शब्द चरण इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 चरण ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर जो होने वाला है आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर मिलान करिए। देखिए पहला का हो जाएगा बी, दूसरा का दोस्तों ए और तीसरा का डी। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख भी पा रहे हैं दोस्तों, भाषा का विकास कई चरणों से होकर गुजरता है। शिशु सबसे पहले भाषाई चरण में रोने और कूकने जैसी आवाजें निकालते हैं। उसके बाद बड़बड़ाने की अवस्था में वे अपनी भाषा में मिलती जुलती आवाजें निकालते हैं। इसके बाद एक शब्द चरण आता है, फिर 2 शब्द चरण आता है, यानी कि टेलीग्राफिक और बहु शब्द चरण आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
सीसीई की प्रतिपुष्टि प्रदान करता है? ऑप्शन है बालक, शिक्षक, अभिभावक, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अभी हमने बुद्धि लब्धि को देखा था। बुद्धि के निम्नलिखित स्तरों को उनकी आईक्यू श्रेणियों के साथ सुमेलित करें। तो देखिए औसत बुद्धि से कम यानी समान बुद्धि, तो इसका ऑप्शन तो इस तरीके से ये हो जाएगा तीसरा का बी। तीसरा का बी कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों? देखिए मतलब तीसरा का बी ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तीसरा का बी यहाँ पर दिख रहा है, आप सभी को देख पा रहे हैं। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। किस प्रकार से? देखिए उच्च बुद्धि कहलाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उच्च बुद्धि, ठीक है। इसके बाद सी, दूसरा का सी औसत बुद्धि, ठीक है, औसत बुद्धि और गिफ्टेड बुद्धि, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बाल विकास पर निम्नलिखित सामुदायिक प्रभावों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। बाल विकास पर निम्नलिखित सामुदायिक प्रभावों का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है। बाल विकास पर निम्नलिखित सामुदायिक प्रभावों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। मीडिया, स्कूल, सहकर्मी समूह और परिवार। यहाँ पर देख पा रहे हैं बालक को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। मैं हेडिंग के तौर पर बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल है। जैसे कि सामाजिक कारक, सबसे जो प्रमुख कारक है सामाजिक कारक यानी मीडिया, ये जो कारक है इसके प्रभाव से बच्चे में बहुत सामाजिक विकास प्रभावित होती है। फिर है आर्थिक कारण, तीसरा है शिक्षा और चौथा है आसपास का वातावरण या पड़ोस और लास्ट में परिवार। दोस्तों परिवार कभी नहीं चाहता कि बच्चे का विकास रुके, ठीक है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सही क्रम में निम्नलिखित आयु को व्यवस्थित करें। संज्ञानात्मक विकास का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, आप सभी को याद है दोस्तों, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत उन्होंने 4 अवस्था बताई थी। जीन पियाजे ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और इसे विभिन्न विकासात्मक चरणों में वर्गीकृत किया। उन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक का पिता भी कहा जाता है उनको। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण है, देख पा रहा है। पहला है संवेदी गामक चरण, जन्म से 2 वर्ष तक। और फिर है पूर्व सक्रियात्मक चरण, दूसरा आयु 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। और मूल सक्रियात्मक चरण 6 से 11 वर्ष तक। औपचारिक सक्रियात्मक चरण 11 से ऊपर यानी कि 11 से 15 वर्ष मान सकते हैं। इस प्रकार से 4 अवस्थाओं का उन्होंने प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 180 दिन। आपको याद है दोस्तों ये सरल क्वेश्चन है। गर्भ में बालक को विकसित होने में समय लगता है 180 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना है, प्रश्न है कि सीखना है यानी सीखना क्या है। तो देखिए सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ दिया गया है, व्याख्या दिया गया है, इसको पढ़ करके प्रश्न बनाना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सम्मिश्रण, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। तो ये ऑप्शन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विकलांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन को बढ़ावा देती है।
तो इसका सही जवाब है नियमित नियमित व विशेष स्कूली शिक्षा के साथ घर घर आधारित शिक्षा का चयन करना। ये विकलांग बच्चों के समावेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ कूट शब्द दिए हैं, जैसे कूट दिए हैं, कूट शब्द दिए हैं, तो इसको सही विकल्प आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विकलांग बच्चों के समावेशन को बढ़ावा देती है? पहला है बाधा मुक्त पहुंच, सहायक उपकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित वातावरण। तीसरा है नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा के साथ घर आधारित शिक्षा का चयन करें। और चौथा है समान संरचना पाठ्यक्रम मूल्यांकन के साधन। ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ दिया है, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे कारण के रूप में। पहला अभिकथन है कि अनुकूलित शारीरिक गतिविधियों का संबंध विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों की तैयारी से। कारण है कि विकलांग लोगों के लिए योजना तैयार करने में अनुकूलित शारीरिक शिक्षकों की विशिष्ट भूमिका होती है, ताकि छात्र शारीरिक गतिविधियों में अपनी पूरी क्षमता से भाग ले सके। तो सबसे पहले हमको दोस्तों जानना होगा कि अनुकूलित गतिविधि क्या है, अनुकूलित शारीरिक गतिविधि क्या है। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तर हम जान पाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य या उद्देश्य भागीदारी के तरीके या गतिविधियों को बदलना है, ताकि विकलांग बच्चा गतिविधि तक पहुंच सके और अधिक पूरी तरह से भाग ले सके। तो जैसा अभी आपने देखा कि अनुकूलित शिक्षा का तात्पर्य है कि बच्चा पूरी तरह से इसमें भागीदार हो सके, अच्छे से उसको समझ सके। तो इसमें कहा गया है कि अनुकूलित शारीरिक गतिविधि के संबंध विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों की तैयारी से। बिल्कुल सही है। क्या कारण है? विकलांग लोगों के लिए योजना तैयार करने में अनुकूलित शारीरिक शिक्षकों की विशिष्ट भूमिका होती है, ताकि छात्र शारीरिक शिक्षा गतिविधियों को पूरी क्षमता से भाग ले सके। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, चाहे वो डीएड बीएड प्री टेस्ट हो या फिर टेट परीक्षा हो। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको सीधा आपका ऑप्शन इस तरीके से लगा सकते हैं, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी गणितीय कौशल से कठिनाई से है। कैलकुलेट का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कैलकुलेट में हम लोग क्या करते हैं, गणित हल करते हैं, अंक गणित, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ में हम क्या करते हैं, चित्र वगैरह बनाते हैं। तो ये लेखन संबंधी हो गया दोस्तों। ठीक है, और डिसलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ए का हो जाता है, एक ही हो जाता है, और डिस्ग्राफिया यानी दूसरा का तीसरा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बी का तीसरा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला का एक और दूसरा का तीसरा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सॉरी माय मिस्टेक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो देखिए दोस्तों, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं शिक्षार्थी की प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण रणनीतियां, शिक्षार्थी का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी जो कारक है वो सीखने को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय के शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ उचित रूप से अनुकूलित होने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल की आवश्यकता है?
प्रौद्योगिकी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, विद्यार्थी का आवश्यकताओं का ज्ञान, सामग्री महारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संज्ञानात्मक शिक्षण हमें जटिलता में निम्न स्तर पर कार्य करने की सक्षम बनाता है। ये तो सही है दोस्तों, क्योंकि सॉरी इसमें ये सही है दोस्तों, ठीक है। इसमें टिक लगा हुआ दिख रहा था मेरे को, इसमें मेरे को लगा कि ये आंसर होने वाला है। लेकिन प्रभावशाली शिक्षक भावनाओं को शामिल करे, भेदभावपूर्ण शिक्षण यह अनिवार्य रूप से सीखने का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं पूछ रहा है। देखिए किस प्रश्न को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसका ये सही सुमेलित नहीं है। भेदभावपूर्ण शिक्षा, भेदभावपूर्ण शिक्षा अगर हम दिए जाएंगे, लड़का है लड़की है, ये अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा, इस प्रकार से भेदभाव तरीके से हम शिक्षा देंगे तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के विकास की प्रभावित करती है। तो यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और इसमें देखिए दावा दिया है, एक स्थिति ए से प्राप्त शिक्षण को दूसरी स्थिति बी से स्थापित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ए और बी दोनों स्थितियां सार्थक हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन्स का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत बताता है। आपने देखा था कि हार्वर्ड गार्डन ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया था, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत बताया था दोस्तों, ठीक है। 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताया था, जिसमें ऑप्शन है, देख पा रहे हैं क्या क्या ऑप्शन है, देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए उसे प्रत्येक विषय को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। तो यही आंसर इसका सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि हार्वर्ड गार्डन का उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत 8 प्रकार से बताया था, यानी 8 तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला है कि एक क्षेत्रीय अध्ययन वास्तविक जीवन में बैठकर आयोजित किया जाता है। दूसरा, यह प्रभावी ढंग से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहा है। क्षेत्रीय अध्ययन यानी कि दोस्तों जो फील्ड स्टडी है, फील्ड स्टडी का अध्ययन वास्तविक जीवन में बैठकर आयोजित किया जाता है, यानी वास्तविक जीवन आप घूम घूम कर किसी चीज को उसके फील्ड में जा करके उसके जमीनी स्तर को देख करके अध्ययन करेंगे तो वह ज्यादा बेटर होगा। तो ये दोनों ही कथन सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण को सही क्रम में व्यवस्थित करें। समस्या समाधान, तो देखिए ऑप्शन है, समस्या की पहचान करें, संभावित समस्या उत्पन्न करना, चुने गए समाधान को लागू करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उपलब्ध जो जानकारियां हैं उसका विश्लेषण करना होगा। जब विश्लेषण करेंगे तभी तो हमको समस्याओं की पहचान होगी। इस प्रकार से भी पहला भी होगा, हम पहले उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करेंगे, फिर समस्याओं की पहचान करेंगे और चुने गए जो संभावित समाधान है उनको हल करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। अगले वीडियो पर हम दोस्तों आपको जो पार्ट 2 है हिंदी और साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन, गणित, इंग्लिश के प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसलिए आज इस वीडियो पर हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए जो अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सजा, चूक प्रशिक्षण। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
मैं हमारे टेलीग्राम लिंक पर इसका पेपर डाल दिया जाएगा और वहां से आप इसको प्राप्त कर अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, माँ को बच्चे की पहली शिक्षिका क्यों माना जाता है? ऑप्शन है, देख पा रहे हैं, बच्चे की बुनियादी शिक्षा माँ के संगत में ही होती है। बच्चे की माँ के साथ अनौपचारिक शिक्षा जीवन के बाद के वर्षों की औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। माँ बच्चे को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करती है। इस प्रकार से उपरोक्त चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विज्ञान के प्रयोग और कथन में त्रुटियों की पहचान करने में सक्षम है तो प्राप्त उद्देश्य है। तो प्राप्त उद्देश्य है दोस्तों, देखिए इसका सही जवाब है कौशल। कौशल इसका सही जवाब, यानी अपने कौशल के माध्यम से विज्ञान के प्रयोग और कथन की त्रुटियों को पहचान कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। दोस्तों अगले प्रश्न पर जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 को देखेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं इस तरह की नई जानकारी के साथ। अगर इस पेपर को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी।